ऐसे समय में भारत में हरित क्रांति का जन्म हुआ। उस समय जो उत्तर प्रदेश में थी, आज उत्तराखंड में, वहां से हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ। इतनी उपजाऊ भारत की भूमि थी, तो लगातार देश में इसका क्षेत्र रासायनिक खेती का बढ़ा, वो बंजर हो चुकी है। प्रति एकड़ प्रति एकड़ 13 बैग की, जबकि 1 हेक्टेयर में केवल 13 किलो डालना हाँ, था। आपने बहुत अच्छा समझा। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको सबसे खतरनाक बोलते हैं, उससे भी 312 गुना। गेहूं चावल भी तो उसी धरती में से निकला है जिसमें बाकी चीज पैदा हो रही। जब इनके 45 पोषक तत्व खत्म हो गए तो बाकी में कैसे बचे हैं? आज से 40-50 साल पहले कोई कैंसर को जानता था? वहां से प्रतिदिन एक ट्रेन चलती है बीकानेर के कैंसर हॉस्पिटल के। उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है। नमस्कार किसान दोस्तों, हम अपने अगले पाठशाला में, प्राकृतिक कृषि की पाठशाला में पुनः आचार्य देवव्रत महामहिम राज्यपाल साहब का यहाँ पर स्वागत करते हैं। और अब इस श्रृंखला में हम उनसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश में जब हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति में आपका साथ हम लोग मतलब हरित क्रांति के विषय में पूरी तरीके से समझना चाहते हैं। उसको लाने के पीछे जो परिप्रेक्ष्य था और उसकी जो लंबे समय तक जो चला ये सब, उससे हमको नुकसान क्या हुआ, यह सब हमारे किसानों को विगतवार बताएं। शैलेंद्र जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। 60 के दशक में भारत में अन्न का बड़ा अभाव हुआ। भारत सरकार को विदेशों से खाद्यान्न आयात करना पड़ता था। ऐसे समय में भारत में हरित क्रांति का जन्म स्वर्गीय डॉक्टर स्वामीनाथन जी और डॉक्टर नैने जैसे साइंटिस्ट विदेशों से इस रासायनिक खेती की विद्या को पढ़ करके आए और इन्होंने देश में खाद्यान्न की पूर्ति की दिशा में पहल की। और पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उस समय जो उत्तर प्रदेश में थी, आज उत्तराखंड में, वहां से हरित क्रांति का प्रारंभ। जब हरित क्रांति देश में शुरू हुई तो भारत देश की पूरी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन जंगल की भूमि की तरह 2 से 2.5% था। पूरे देश का, इतनी उपजाऊ भारत की भूमि थी। और डॉक्टर स्वामीनाथन ने प्रति हेक्टेयर 13 किलो नाइट्रोजन डालने का प्रावधान किसानों से किया। प्रति हेक्टेयर ओनली 13 किलो, ओनली 13 किलो नाइट्रोजन। और जब वो खेत में डालते थे तो बहुत उत्पादन होता था, क्योंकि धरती में बहुत ऑर्गेनिक कार्बन था, उत्पादक क्षमता दार था और हमारी पैदावार एकदम काफी मात्रा में बढ़ी। हम हरित क्रांति के उन जनक लोगों को नमन करते हैं, कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उस समय देश में इसकी आवश्यकता थी। लोगों का पेट भरने के लिए अन्न चाहिए था। तो लगातार देश में इसका क्षेत्र रासायनिक खेती का बढ़ा, खूब प्रचार हुआ। सरकारों ने यूरिया डीएपी पर भारी सब्सिडियां दी, आज भी दे। अब धीरे धीरे हमने उत्पादन की दिशा में तो बहुत चिंता की, लेकिन इसके दुष्परिणाम की कोई चिंता नहीं किसी ने की। और उसका परिणाम ये हो गया, 60 के दशक से लेकर आज के दिन 2024 में पूरे भारत देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.234 पे आके खड़ा हो गया। और वैज्ञानिक भाषा में जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है, वो धरती बंजर होगी नहीं, वो बंजर हो चुकी है। और इसी का परिणाम शैलेंद्र जी, इस समय भारत का किसान कुछ क्षेत्र ऐसे जैसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे किसान हैं जो प्रति एकड़
13 बैग एक साल में डालते हैं। प्रति एकड़ 13 बैग की खेती। एक हेक्टेयर में केवल 13 किलो डालना था। आपने बहुत अच्छा समझा, जबकि प्रारंभ में 13 किलो प्रति हेक्टेयर के लिए उन्होंने आग्रह किया था, इतना डालिए, सिफारिश की थी। और आज किसान 13 बैग डाल रहा प्रति एकड़, तो भी उत्पादन नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि धरती बंजर हो चुकी है, इसमें पोषक तत्व बचे ही नहीं हैं। इस कारण हर साल किसान को अपना यूरिया डीएपी ज्यादा डालना पड़ता है। और जब ये यूरिया डीएपी इतना ज्यादा पड़ता है, धरती के पोषक तत्व समाप्त हो गए, सूक्ष्म जीवाणु मर गए, केचुआ मर गया, मित्र जीव मर गए, जो धरती की गुणवत्ता को बढ़ाते थे, जो धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने वाले तत्व थे, वो ही यूरिया डीएपी जंतुनाशक ने मार दिए। और उसके दुष्परिणाम जो हुए हैं वो बड़े घातक सामने आ रहे। नंबर 1, धरती तो बंजर हो ही गई, लेकिन धरती माता पानी भी नहीं पी रही। अब जो वर्षा होती है, लगभग 1 मीटर नीचे पूरे धरती में एक लेयर बन गई है, जिप्सम की लेयर, इस तरह के तत्वों की लेयर की जो पत्थरवत हो गई। ऊपर से जितना भी हम यूरिया डीएपी डालते हैं, वो सारा घुल घुल करके नीचे बहुत बड़ी मोटी परत उसने बना दी, सख्त, कि बारिश होती है तो वो ऊपर की 6 इंच मिट्टी को बहा करके बाढ़ में ले जाती। और धरती की ऊपर की 6 इंच मिट्टी ही सबसे ज्यादा उपजाऊ है, जिसको बनने में लाखों बरस लगते, वो बह जाती है। धरती पानी पी नहीं रही, बाढ़ आ रही है। और भूमिगत जो जल है वो हम पंप्स के द्वारा ट्यूबवेल लगा करके निकाल रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ियों को खेती तो दूर, पीने का पानी भी हम बचा पाएंगे, बड़ी भारी चिंता का विषय बन चुका है, ये गंभीर चिंता का विषय। तीसरा, ये जो यूरिया डीएपी, इसमें मुख्य भाग नाइट्रोजन का है। जब किसान इस नाइट्रोजन को खेत में छिड़कता है और इसका नाइट्रोजन यूरिया डीएपी का जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो एक तीसरी गैस बनती है जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग की। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको सबसे खतरनाक बोलते हैं, उससे भी 312 गुना, ये है चिंता का विषय। और इस दिशा में देश के कोई लोग ध्यान ही नहीं कर रहे। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को जानकारी होते हुए भी इस बारे में हम चिंता नहीं कर रहे। जो गोबर की खाद जो हम जैविक खेती में प्रयोग करते हैं, उसमें तो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 22 गुना खतरनाक, सिर्फ 22 गुना, और ये जो है 312। और ये यूरिया का जो नाइट्रोजन है वो तो 312 गुना खतरनाक है। अब देखिए, पूरे देश और दुनिया में लाखों करोड़ों टन यूरिया धरती पर फेंका जाता है, कितना ग्लोबल वार्मिंग को फैलाता है। उसी का परिणाम ग्लोबल वार्मिंग आजकल हम देख रहे हैं। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं समुद्री तूफान आ रहे हैं, कहीं भूचाल आ रहे हैं। ये सब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनके पीछे मानवीय ये छेड़खानी जो है, ये बहुत बड़ा कारण बनेगी। चौथा, इस समय 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, एक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी बंगाल में, और एक यूनिवर्सिटी तेलंगाना में। उनके 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने अभी 4 महीने पहले एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उन्होंने गेहूं और चावल 2 फसलों पर वैज्ञानिक शोध किए और निष्कर्ष निकाला है कि इस समय भारत में
जो गेहूं चावल लोग खा रहे हैं उसमें 45% 45% पोषक तत्व बचे ही नहीं। तो 45 आधा लगभग उसका पोषण आधा लगभग पोषण उसका खत्म है। अब इसमें एक चालाकी नजर आती है, वो आप इंजीनियर भी हैं, आप पहचानेंगे। उन लोगों ने गेहूं और चावल पर ही शोध किया। गेहूं चावल भी तो उसी धरती में से निकला है जिसमें बाकी चीज पैदा हो रही, फल जहां पैदा हो रहे हैं, बाकी अनाज साग भाजी वो भी तो उसी धरती में। जब इनके 45 पोषक तत्व खत्म हो गए तो बाकी में कैसे बचेगा? तो आजकल हम जो भोजन खा रहे हो पेट तो भर रहा लेकिन पोषण नहीं दे रहे, और इसी का परिणाम है आज के युग में भी बच्चे लोग कुपोषण का शिकार हैं। और जब शरीर को सारे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो उसमें रोग से लड़ने की ताकत कैसे आएगी? अब रोग से नहीं लड़ने की ताकत आएगी तो फिर उसका परिणाम इन जंतुनाशक दवा यूरिया डीएपी से। आपसे ही मैं निवेदन करता हूं, मैं देश भर में किसानों के बीच में जाता हूं, लोगों से मैं पूछता हूं, आप सबसे भी मैं पूछता हूं, आज से 40-50 साल पहले कोई कैंसर को जानता था? कोई हार्ट अटैक को जानता था? कोई डायबिटीज को जानता था? पेनक्रियाज फेल होगी, किडनी फेल होगी, कौन जानता था? और ये पानी की बोतलें जो आज हम लिए फिरते हैं, कौन लिए फिरता था? कहीं पर भी हम पानी पीते थे, भरपूर पानी थी, हवा की शुद्धता थी, भोजन में स्वाद था, सब्जियों में टेस्ट था। आज वो सब लुप्त हो गए। दुनिया भर के अस्पताल बीमारों से भरे पड़े। इसका बहुत बड़ा कारण मेरा आपका खान पान। जब धरती में ही पोषक तत्व नहीं बचे, उसी का ऑर्गेनिक कार्बन समाप्त हो गया, तो धरती मां अनाज साग भाजी में कहां से देगी? और इसका कारण उन साइंटिस्ट ने माना है जिन्होंने शोध किया है कि हाइब्रिड बीज का प्रयोग और अंधाधुंध कीटनाशक यूरिया डीएपी के प्रयोग से ये सारे पोषक तत्व नष्ट हो गए, और धरती में जो अर्थवर्म था, केचुआ था, सूक्ष्म जीवाणु जो धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाते हैं, पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं, वही मार दिए तो पोषक तत्व कहां से मिलेगा? तो रासायनिक खेती इस समय किसान के लिए खर्चीली भी है, उत्पादन भी पूरा नहीं हो रहा, धरती बंजर हो गई, हवा लेने की नहीं बची, भूमिगत जल समाप्त हो गया। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम सबको, वैज्ञानिक जगत को, कृषि वैज्ञानिक को और किसानों को मिल करके इसके निदान की ओर जाना ही पड़ेगा। नान्य पंथा विद्यते अनाय, इसके बिना कोई रास्ता नहीं। सर, इससे मतलब जब हम लोग बात कर रहे थे हरित क्रांति की, तो एक तो सर और भी प्रभाव मैंने आपके कहीं किसी भाषण में सुना था कि आज जो है, जो हमारे नए नए कपल्स हैं, मतलब उनकी प्रजनन क्षमता के ऊपर भी जो है हरित क्रांति में रसायनों का इतना प्रयोग होने के बाद आज जो है मतलब इंसानों की प्रजनन क्षमता के ऊपर भी इसके ऊपर असर पड़ा है। निश्चित रूप से ऐसे शोध आए हैं कि जहां जहां जिन क्षेत्रों में यूरिया डीएपी कीटनाशक का अधिक प्रयोग है, वहां कैंसर अन्य जगह से ज्यादा पाया गया। वहां लोगों में किडनी फेलियर की बहुत प्रॉब्लम आई है, कहीं पेनक्रियाज फेल, कहीं हार्ट अटैक, कहीं फेफड़े के रोग। अभी आपकी जानकारी में पंजाब के भटिंडा में बहुत लोगों ने रासायनिक खादों का प्रयोग किया, कीटनाशक का। वहां से प्रतिदिन एक ट्रेन चलती है बीकानेर के कैंसर हॉस्पिटल। उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है, नाम ही कैंसर ट्रेन है। और ऐसे शोध आए हैं कि जहां जहां इनका प्रयोग ज्यादा है, बच्चों में उसके बहुत बड़े प्रभाव लोगों के शरीर में दिख रहे। अब बच्चियों के चेहरे पर बाल आ रहे, कई बच्चों के हार्मोन चेंज हो रहे हैं, और ये स्थिति गंभीर आई है कि आगे इसके अंधाधुंध प्रयोग होता रहा
तो बच्चों के आगे बच्चे जन्म दे पाएंगे नहीं, ये चिंता का विषय। जी, तो साहब से हम लोगों ने इस श्रेणी में ये सब सीखा कि भाई हरित क्रांति देश के लिए जरूरी था, लेकिन उसके दूरगामी हमने कितने सारे दुष्परिणाम देखे। तो मैं इस सीरीज को यहीं पे विराम दूंगा और साहब से हम फिर दूसरी बार मुलाकात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।